मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत वंश में आ गए तुगलक वंश, और तुगलक वंश में जो शासक है उस शासक का नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का हम बताए थे कि मूल नाम क्या था? उलुग खां। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। वह जौना खां के नाम से भी विख्यात था। शासक बनने के बाद बना था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो भी कहानियां थी पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए। एक दो बातें बच गया था मोहम्मद बिन तुगलक से जो नहीं बता पाए हैं, सुन लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने 3 महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई। पहली योजना के तहत वह क्या किया था? राजधानी परिवर्तन किया था। राजधानी था दिल्ली, और दिल्ली से उन्होंने राजधानी को 1327 में ले आया था। दिल्ली से दौलताबाद। राजधानी कहाँ से कहाँ ले आया था? दिल्ली से दौलताबाद। कुछ दिन तक तो राजधानी दौलताबाद रहा, लेकिन दौलताबाद में उसे परेशानियां ज्यादा महसूस होने लगी। उसे ऐसा लगा कि इससे अच्छा राजधानी दिल्ली है। तो पुनः उसने फिर से 1335 ईस्वी में 1335 में राजधानी को दौलताबाद से फिर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। दौलताबाद का एक और नाम था बउआ, पहले था दिल्ली, राजधानी कहाँ था? दिल्ली से ले आया दौलताबाद। दौलताबाद का एक और नाम था देवगिरी। कभी कभी आपको एग्जाम में देगा दौलताबाद, नहीं तो कभी कभी देगा देवगिरी। कहेगा कि दिल्ली सल्तनत काल का वह कौन सा शासक था जिन्होंने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और उसके बाद फिर से पुनः देवगिरी से फिर कहाँ ले गया? दिल्ली। तो दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी से दिल्ली, या दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। राजधानी का स्थानांतरण किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरी सबसे बड़ी योजना यह थी कि उन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होती है सांकेतिक मुद्रा? वह पहले जो मुद्रा होता था, यदि 10 रुपए की कोई मुद्रा होती थी तो उस पर 10 रुपए की लागत भी होती थी। उसे बनाने में 10 रुपए लागत पड़ता था, तो उस मुद्रा का वैल्यू मूल्य जो रखा जाता था 10 रुपए। यदि 100 रुपए की मुद्रा होती थी तो उसको बनाने में खर्च चला जाता था 100। इसीलिए उसकी लागत मूल्य के बराबर उस रुपए की वैल्यू माना जाता था 100 रुपए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्होंने इस मुद्रा को हटा करके सांकेतिक मुद्रा बनाया। सांकेतिक मुद्रा में क्या होता है कि मुद्रा की निर्माण में लागत कुछ हो और उस पर लिखा कुछ जाए। 5 रुपए लागत हुआ हो और 500 रुपए यदि उस पर अंकित कर दिया जाए तो वह मुद्रा हो गया 500 रुपए, उसकी वैल्यू 500 रुपए। तो लिखी गई संकेत के रूप में दर्शाए गए वैल्यू के बराबर यदि उसका वैल्यू हो और उसके निर्माण में लागत खर्च उससे बहुत ही कम हो तो वैसे मुद्रा को कहा जाता है सांकेतिक मुद्रा। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरी बड़ी योजना यह थी मोहम्मद बिन तुगलक की कि उन्होंने दोआब एक क्षेत्र था उसके साम्राज्य में, उस दोआब के क्षेत्र में क्या किया था? करों में काफी वृद्धि कर दिया। कर की जो दर थी, जो टैक्स वसूला जाता था, उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में वृद्धि कर दी। 3 योजनाएं
सबसे महत्वपूर्ण योजना माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक की। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस क्षेत्र में उन्होंने करों की दर को बढ़ाया था? दोआब की क्षेत्र में। अच्छा, दोआब का जो क्षेत्र होता है, दोआब का क्षेत्र कैसा क्षेत्र था, कहाँ का जगह था? किस क्षेत्र को दोआब का क्षेत्र माना जाता? दो नदियों की बीच की भूमि। दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र था जहाँ पर लोग निवास कर रखे थे, वैसे क्षेत्रों में उन्होंने कर की दर को अधिक बढ़ा दिया। तो 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हम लोग देख लिए। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब हम लोग अपने क्लास में, आज की क्लास जो है फिरोज शाह तुगलक, इनके बारे में देखते हैं कि ये तुगलक वंश के क्रम से तीसरे शासक हुए। पहला शासक कौन? गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा शासक बना गयासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। और तीसरे शासक में आ गया कौन? फिरोज शाह तुगलक। यह गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा था। फिरोज शाह तुगलक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा, या कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 ईस्वी तक गद्दी पर रहा, शासक के रूप में बना रहा। किसके बाद? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। कब से कब तक इसका शासन चला? 1351 से 1388। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका राज्याभिषेक सिंधु नदी के तट पर हुआ था, थट्टा नामक स्थान में। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? थट्टा। किस स्थान पर? थट्टा। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे थट्टा नामक स्थान पर इसका राज्याभिषेक हुआ। फिरोज शाह तुगलक की न्याय व्यवस्था इस्लामिक नियमों पर आधारित। इनकी जो राजशाही व्यवस्था थी, जिसमें न्यायिक व्यवस्था थी, जो न्याय दिया जाता था, वह इस्लामिक के नियमों पर आधारित था। इस्लाम में न्याय व्यवस्था की जो नियम था, उन सभी नियम को मानते हुए इन्होंने अपनी न्याय व्यवस्था का निर्माण किया। फिरोज शाह तुगलक की न्याय व्यवस्था किस पर आधारित था? इस्लामी नियमों पर आधारित। या केवल सुन्नी इस्लामों को ही उच्च पद पर नियुक्त करता था। देखिए यहाँ से एक अच्छी बात, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको बताए थे, बहुत ही अच्छे शिक्षित और विद्वान शासक थे। वे धर्म के रूप में भेदभाव नहीं करते थे, हिंदू त्योहार में भी भाग लेते थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक मतलब कट्टर हिंदूवादी था, या सुन्नी इस्लामिक धर्म से संबंधित था, और सुन्नी इस्लामों के नियमों पर ही अपना शासन चलता था। इस नियम में क्या था कि कोई इस्लाम को ही ऊंचा से ऊंचा पद दिया जाए, गैर इस्लामी को यह ऊंचा पद पर नहीं रखता था। तो एक विशेषताएं हम लोग देखें कि ये कट्टर हिंदूवादी था। और किसका सपोर्टर था? मुस्लिमों का, इस्लामियों का। इस्लामियों में कौन से इस्लाम को ज्यादा मानता था? सुन्नी इस्लाम। फिरोज शाह तुगलक दासों का शौकीन था, मतलब बहुत अधिक दास इनके दरबार में हो तो ये ज्यादा प्रसन्न होते थे। ये अपना नाम उन श्रेणी में रखना चाहते थे कि सबसे ज्यादा दास कौन से शासक, कौन राजा थे जिन्होंने सबसे अधिक दास रखे थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दासों का बड़ा शौकीन था। ऐसा माना जाता है कि इसके शासनकाल में लगभग 2 लाख दास था। कितने दास था? 2 लाख। सबसे ज्यादा दास रखने वाले शासक के रूप में विख्यात हुए फिरोज शाह तुगलक। कितने दास रखे हुए थे अपने दरबार में? 2 लाख दास रखे हुए। और उन सभी दासों के लिए एक विशेष प्रकार का विभाग बनाए थे। उस विभाग का नाम था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसके लिए की?
दासों के लिए, क्योंकि वे दासों के अधिक शौकीन थे और उनके दरबार में 2 लाख से अधिक दास थे। उन दासों के लिए उन्होंने एक अलग से विभाग बनाए थे कि उनकी दासों की जो भी आवश्यकताएं हो वह सभी आवश्यकताओं की पूर्ति दीवान ए बंदगान विभाग करे। तो उसके लिए एक नए विभाग बनाए थे, दीवान ए बंदगान। आगे हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, बड़े बड़े नगर की स्थापना की, और 300 नगरों में एक नगर उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा नगर, दिल्ली के बगल में, दिल्ली के निकट एक नगर की स्थापना किए थे, कोटला नगर की। वह कोटला नगर बहुत ही सुंदर नगर बनाए थे, सजा करके नगर में जाने के बाद लगता था कि किस एक अजीब प्रकार का स्वर्ग जैसा महसूस होता था। उस तरह का नगर फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। आज भी वह नगर बहुत विख्यात है, फिरोज शाह कोटला नगर। मैदान वहाँ पर क्रिकेट का मैदान है, बार बार वहाँ पर बहुत अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होता है। खूब विख्यात वह क्रिकेट ग्राउंड है, फिरोज शाह कोटला मैदान। फिरोज शाह कोटला नगर बहुत ही सुंदर नगर था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया नगर था। उनके द्वारा बसाए गए कुल नगरों में सबसे पसंदीदा नगर था तो वह कोटला नगर। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को हटा करके शरीयत के अनुसार मात्र 4 कर ही लागू किया था। फिरोज शाह तुगलक से पहले मोहम्मद बिन तुगलक हो या गयासुद्दीन तुगलक हो, उन सबों ने करों के विभिन्न प्रकार लगाए हुए, कुल मिलाकर के 24 प्रकार के कर था। उन सभी 24 कष्टदायक कर था। फिरोज शाह तुगलक क्या किए, उन सभी करों को हटा दिए और इस्लाम में शरीयत के अनुसार जो 4 मात्र कर था वही 4 कर को इन्होंने लागू किया। वह 4 कर क्या था? जजिया कर, जकात कर, खंस कर और खराज। जजिया, जकात, खंस और खराज। आपको इन सभी कर के बारे में बता दिए थे प्रारंभ की क्लास में, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम की कहानी पढ़ा रहे थे। उसी समय आपको इन सभी कर के बारे में डिटेल से पढ़ा दिए। फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जजिया कर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यही है कि फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था, जबकि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था उस समय जजिया कर गैर इस्लामिक कर, इस्लामों पर लागू नहीं था, ब्राह्मणों पर भी लागू नहीं था, बच्चे पर लागू नहीं था, वृद्ध व्यक्तियों पर लागू नहीं था, विकलांगों पर लागू नहीं था। तो यह जजिया कर के लिए फिरोज शाह तुगलक बहुत विख्यात हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। उसके बाद जकात कर, खंस कर और खराज कर, मात्र 4 प्रकार के कर इन्होंने लागू किए, 24 प्रकार की कर को हटा दी। अब आगे है फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि इन्होंने 5 बड़े बड़े नहरों की स्थापना की। नहर के निर्माण के रूप में हम आपको बताएं पीछे कौन ज्यादा विख्यात था नहरों एवं कुओं के निर्माण के लिए? गयासुद्दीन तुगलक। पहली बार नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक द्वारा ही करवाया गया। उसके बाद फिरोज शाह जब तुगलक आए तो इन्होंने और अधिक संख्या में बड़े बड़े नहरों का निर्माण किया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल। इन्होंने बड़े बड़े 5 बड़े बड़े नहरों का निर्माण किया था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखिए कि इन्होंने मेरठ और टोपरा में स्थित मौर्य काल की जितने भी राजाओं के अभिलेख था, मौर्य राजाओं की, या उनका कोई स्तंभ था, उन सभी स्तंभों को मेरठ से उठा करके दिल्ली में स्थापित करवाया। फिरोज शाह तुगलक मौर्य राजाओं की अभिलेख और स्तंभों को
मेरठ से उठा करके कहाँ स्थापित करवाया था? दिल्ली। दिल्ली में स्थापित करवाया। तो इस तरह से हम लोग फिरोज शाह तुगलक की इतिहास को, उनकी कहानी को, उनके द्वारा किए गए कार्य को देखें। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1388 में। 1351 से 1388 तक इनका जो शासनकाल रहा, या 1388 में फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद 88 के आगे, चूंकि इसका शासनकाल रहा तुगलक वंश का 1414 तक, तो 88 के आगे जो शासक बने वे बने नासिरुद्दीन महमूद। आया नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के अंतिम शासक हो। 1300 कैसे 1388 से लेकर के 1414 तक माना जाता है नासिरुद्दीन महमूद का शासन। 1414 तक पूरा हुआ नहीं रहा, 1412 तक रहा था नासिरुद्दीन महमूद। चूंकि 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था 1398 में। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। इन्होंने क्या किया? तुगलक वंश को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तैमूर लंग की कहानी आप लोग बचपन में छोटी छोटी जो किताबें आता है उसमें भी पढ़े होंगे। बहुत ही बदमाश था, बहुत ही बदमाश शासक था। जब यह भारत पर आक्रमण किया तो सीधे इसका सिद्धांत था, अंगुली माल डाकू का नाम सुने, वही सिद्धांत इसका था। एक तरफ से काटना ही शुरू किया था। ऐसा हो गया था कि तैमूर लंग का नाम सुनते ही इलाका कांपने लगता था। जैसे ही किसी ने झूठा भी बात कह दे कि तैमूर लंग प्रवेश कर गया है, पूरा इलाका कांपने लगता था इसके नाम से। इतना डेंजर था तैमूर लंग। सीधे काटना, पीस पीस बना करके व्यक्ति को, आदमी को छोड़ देता था। इतना खतरनाक। और यह ऐसा नहीं कि केवल राजाओं के साथ, आम जनता, आम लोगों के साथ भी यह ऐसा व्यवहार करता था। इसलिए यह बहुत ही डेंजर शासक के रूप में विख्यात हुआ था तैमूर लंग। तैमूर लंग के आते ही दिल्ली सल्तनत काल से तुगलक वंश की पूर्ण रूप से समाप्ति हो। तो हम लोग देखें तुगलक वंश का प्रथम शासक, संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा शासक देख लिए मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरे विख्यात शासक में देखे फिरोज शाह तुगलक। और अंतिम शासक के रूप में देख लिए नासिरुद्दीन महमूद। और इस तरह से तुगलक वंश के समाप्ति हो गई। अब कल की क्लास में होगा सैयद वंश।